हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी आजकल क्लासें जो चल रही हैं वो बीएड फर्स्ट ईयर एग्जाम की क्लासें चल रही हैं, यानी कि जो हमारे आने वाले पेपर हैं और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल बन रही हैं और आप लोग अच्छे से कमेंट्स भी कर रहे हैं, जिससे हमें क्या होता है, मोटिवेशन भी मिल रहा है। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि हमने 2 क्लासें कर ली हैं, यानी कि हमने लॉन्ग आंसर किस टाइप से लिखते हैं, हमने आपको पूरी थ्योरी बताई है किस टाइप से हम कितना अच्छा लिख सकते हैं, यानी कि हमें एग्जामिनर किस टाइप से एक अच्छे प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें अच्छे आंसर भी देगा, जैसे कि हम आंसर राइटिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो जर्नी तो आप लोगों को पता ही है कि हमारी जर्नी पूरी तरह से स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि बीएड के हम सभी पेपरों के बारे में आपकी चर्चा करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट की हम यहाँ पे आज की चर्चा करेंगे। तो पीडीएफ के लिए आप लोग जुड़ी चुके हैं और जो नए स्टूडेंट है वो भी जल्द से जल्द हमारे व्हाट्सएप नंबर से आपको क्लिक कर लें और हमसे पीडीएफ प्राप्त कर लें, क्योंकि पीडीएफ ही आपके लिए बेस्ट बनेगी। आप उसी की तरह क्या करोगे, लॉन्ग आंसर को अच्छी तरह से लिख पाओगे यहाँ से। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में हमने देख चुके थे बौद्धकालीन शिक्षा को, हमने पहला टाइप देखा था आपके कि लॉन्ग आंसर में हम किस टाइप से चर्चा करेंगे, बौद्धकालीन शिक्षा की हम किस प्रकार चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारी मध्यकालीन जो शिक्षा थी उसकी भी हमने कल वीडियो देखा था, मध्यकालीन शिक्षा का। तो आज जो हमारी चर्चा है वो किस पर है आपके, तो आज की जो चर्चा है हमारी वो है हमारी वैदिक कालीन शिक्षा पर। तो जो आज हमारी वैदिक कालीन की शिक्षा है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो लॉन्ग आंसर आपके किस टाइप से लिखते हैं हमने आपको बताया भी था कि सबसे पहले या तो हम प्रस्तावना लिखते हैं या हम लिखते हैं सामान्य परिचय। उसके बाद हम धीरे धीरे हेडिंगों को आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं कि जो हमारे मन में यानी कि बनती है, तो कुछ आपको हम बताएंगे और कुछ आप अपने पास से भी लिखिएगा, यानी कि जहां पर आपके बीएड फर्स्ट ईयर एग्जाम की जहां पर थ्योरिकल वाले प्रश्न आपके आते हैं, थ्योरिटिकल जहां भी प्रश्न आते हैं उन सभी के लिए बेस्ट क्लास रहने वाली है आपके लिए। तो ये तो आप ही बताएंगे कि क्लास आपकी बेस्ट है या नहीं है, मुझको तो भाई नहीं पता, मैं तो आपको बता रहा हूं। तो आप बताइए कमेंट्स बॉक्स में कि आपको मेरी क्लास कैसी लगती है। तो यहाँ से देखिएगा कि एजुकेशन की वीडियो पे चलते हैं। तो देखिए कई प्रकार का, एक तो सबसे अच्छा रूल क्या है आपका, जैसे प्रश्न अगर कोई बनता है कि बौद्ध की वैदिक कालीन अगर शिक्षा की बात करी जा रही है हमारे यहाँ से, तो किसी भी टॉपिक पे अगर लॉन्ग आंसर की बात करता है, वैदिक कालीन शिक्षा आती है यहाँ पर, तो आपको जो हम बता रहे हैं वही आपको लिखना है और कुछ पॉइंट आपको अपने पास से भी लिखना है। तो देखिएगा कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा आता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि प्राचीन कालीन शिक्षा अथवा वैदिक कालीन शिक्षा, यानी कि ये तो आपसे प्राचीन कालीन शिक्षा की बात करें या वैदिक कालीन शिक्षा की बात करें कि प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ये कौन कौन सी थी, प्रत्येक का विस्तृत परिचय दीजिए और प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा की आधुनिक भारतीय शिक्षा के लिए उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न आता है यहाँ से। उसके बाद हमारा इसी का एक दूसरा पार्ट बन सकता है। तो प्रश्न क्या बनेगा, प्राचीन कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। देखिए यहाँ भी विशेषताएं पूछी गई है और यहाँ भी विशेषताएं पूछी गई है, तो डिफरेंस तो हमें कोई नजर नहीं आता इन प्रश्नों में। उसके बाद में वर्तमान भारत में एक प्रभावशाली राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति को विकसित करने के लिए किस सीमा का उनका प्रयोग किया जा सकता है, किस सीमा तक उनका प्रयोग किया सकता है, ये हमारा पार्ट बन सकता है। उसके बाद में हम यहाँ से बात करेंगे प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा की आधुनिक भारतीय शिक्षा की उपयोगिता बताइए। इसके बाद हमारा ये पार्ट बन सकता है यहाँ से, राइट। उसके बाद में हम देखेंगे कि अब हमारा उत्तर, अब हम आंसर राइटिंग की बात यहाँ से करेंगे कि किस प्रकार से हम, यानी कि हम वैदिक कालीन, तो कुछ पॉइंट हम यहाँ से आपको बताते हैं कि शुरुआत हमको कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको पता है कि उत्तर लिखेंगे और उत्तर के बाद में कुछ धीरे से हम एक पॉइंट लिखेंगे, एक हल्का फुल्का, यानी कि 5-6 लाइनों का क्या लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद हम प्रस्तावना डालेंगे तो ज्यादा अच्छा आंसर रहेगा, यानी कि थोड़ा सा हम शिक्षा के बारे में बात कर लेंगे। लेकिन वैदिक कालीन अगर हमारी एजुकेशन यहाँ से लेट हमको करती है कि वैदिक कालीन एजुकेशन आखिर होती क्या है, तो आपने देखा होगा कि वैदिक काल में हमारे वैदिक टाइम यानी कि वैदिक पीरियड की अगर हम बात करेंगे, तो जैसे कि हमारे वेदों की बात की जाती है। तो वेद हमारे कितने होते हैं, 4 हमारे वेद होते हैं। थोड़ा सा यहाँ से हम क्लियर करते हैं कि वेद हमारे कितने होते हैं। तो वेद हमारे होते हैं 4, ठीक है। तो जैसे कि ऋग्वेद होता है हमारा, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद हमारा होता है, यजुर्वेद के बाद सामवेद, और सामवेद यानी कि अथर्ववेद। तो कुछ इस प्रकार के हमारे 4 वेद होते हैं। और ये जो वेद हमारे होते हैं यहाँ से, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम वेदित्री कहते हैं, इनको हम वेदित्री के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से कुछ पॉइंट भी हमारे प्लस में बनते हैं कि जो सबसे प्राचीन जो हमारा वेद होता है वो क्या होता है आपका, तो सबसे प्राचीन वेद जो हमारा होता है उसको हम कहते हैं आपके ऋग्वेद, सबसे प्राचीनतम वेद है।
और सबसे नवीनतम अगर वेद की हम यहाँ से बात करें, नवीनतम की बात करेंगे तो नवीनतम वेद आपका कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद आपका सबसे नवीनतम वेद की श्रेणी में आता है। तो यहीं से हमारी शिक्षा की शुरुआत होती है, यानी कि सबसे पुराने ग्रंथ हमारे जो वेद हैं, इन्हीं से क्या होती है, उनकी शिक्षा की शुरुआत होती है। इसीलिए टॉपिक डाला हमारा क्या, वैदिक कालीन शिक्षा की बात हम करेंगे। तो अब देखते हैं कि हमारा आंसर राइटिंग में हम किस प्रकार से आंसर यहाँ से करेंगे। तो एक अच्छा सा देखते हैं कि किस प्रकार हम अच्छा सा आंसर राइटिंग यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिएगा कि आपको एक एक पॉइंट समझना है, कुछ पॉइंट आपको मिला के लिखने हैं, कुछ पॉइंट आप हमारे लिखिएगा। ओके, तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में भारत विश्व का सिरमौर रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भारत की बात करेंगे, यानी कि भारत जो है शिक्षा के क्षेत्र में एक तरह से क्या रहा है, ताज पहने हुए है। बहुत अच्छा प्रदर्शित होता है कि भारत में लोग क्या है, शिक्षित हैं। लेकिन जब भारत की आजादी हुई थी तो कम साक्षरता दर थी, लेकिन आज की डेट की अगर हम बात करेंगे तो साक्षरता दर क्या है, अच्छी खासी हमारी साक्षरता दर यहाँ से निकलती है। हालांकि विश्व के कई प्राचीन सभ्यताओं को जन्म दिया है। तो शिक्षा ने क्या करा है, विश्व की कई प्राचीन सभ्यताओं को जन्म दिया है। पहले माना जाता था कि वैदिक सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, लेकिन हिस्ट्री में एक पॉइंट हमारा बनता है सिंधु घाटी की सभ्यता। जब 1921 में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज कर ली गई थी, तब से माना जाता है कि वैदिक सभ्यता सबसे पुरानी ना होकर सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है। तो यहाँ से हमने देखा कि सिंधु घाटी की सभ्यता हमारी 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। तो शिक्षा में वैदिक जब सभ्यता शुरुआत की गई थी तो आर्यों के द्वारा वैदिक सभ्यता की शुरुआत की गई थी, पर उनमें सर्वाधिक प्राचीन तथा आज तक अक्षुण सभ्यता भारतीय सभ्यता ही है। यानी कि सबसे प्रमुख जो सभ्यता है वो हमारी क्या है, सबसे प्रमुख अगर सभ्यता की बात करेंगे तो सबसे प्रमुख जो सभ्यता है वो हमारी भारतीय सभ्यता ही सबसे प्रमुख है। हालांकि इतिहासकार भारत में शिक्षा का प्रारंभिक वैदिक काल से ही मानते हैं। तो शिक्षा का प्रारंभ कहां से होता है, वैदिक काल से होता है, और यही हमारे भारतीय इतिहासकार भी मानते हैं। पर पूर्व वैदिक कालीन मोहनजोदड़ो व हड़प्पा संस्कृतियां इस तथ्य को नकारते हैं। लेकिन जो मोहनजोदड़ो आपकी जो सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पार्ट है वो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि जो सभ्यता की जो शुरुआत की गई थी वो वैदिक काल यानी कि आर्यों के द्वारा की गई थी या वैदिक काल से की गई थी। क्योंकि किसी सभ्यता में निवास करने वाला मानव बगैर शिक्षा के इतने उत्कृष्ट मापदंड स्थापित नहीं कर सकता। यानी कि सीधे सीधे कहा गया है कि ये लोग इसलिए, यानी कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है आपके और आपकी हड़प्पा की जो सभ्यता है, यानी कि दोनों को मिक्स कर देंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता बनेगी। और सिंधु घाटी की सभ्यता इस बार को पूरी तरह से क्या करती है, नकारती है। क्योंकि शिक्षा के बगैर किसी भी व्यक्ति का निवास व इसका स्थान रहने का, ये जो उसकी लिखावट की तरीके हैं यानी कि जो भी उसकी लिपि है उसका ज्ञान नहीं हो सकता। तो शिक्षा की शुरुआत वैदिक सभ्यता में नहीं हुई थी, इससे पहले भी हुई थी। अभी मैंने आपको बताया था कि वैदिक सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता पहले मानी जाती थी, लेकिन जब से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो गई तब से सबसे नई सभ्यता कौन सी मानी जाती है, आपकी वैदिक सभ्यता। लेकिन सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो वो लोग इसको नकारते हैं कि भाई हम इस बात को नहीं मानते हैं कि आपकी सभ्यता सबसे पुरानी है और आपने ही शिक्षा को जन्म दिया है। ऐसा हम नहीं मानते, क्योंकि मापदंड ऐसे बहुत सारे हैं कि जिसको हम मानते हैं कि शिक्षा के बगैर मनुष्य का जीवन संभव नहीं था और शिक्षा की शुरुआत पहले हुई थी। लेकिन आर्यों का दावा क्या था कि वैदिक काल से ही शिक्षा की शुरुआत होती है। उसके बाद में ये तो हमारा प्लस पॉइंट हो गया। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, प्रस्तावना की बात यहाँ से कर सकते हैं कि प्रस्तावना को हेडिंग डाल लेते हैं और लिखते हैं कि प्राचीन कालीन भारतीय सभ्यताओं में वैदिक सभ्यता को, देखिएगा कि प्राचीन कालीन भारतीय सभ्यताओं में वैदिक सभ्यता को सर्वप्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस सभ्यता के निर्माता क्या थे, आर्य थे। मैंने आपको बताया था कि इस सभ्यता के निर्माता लोग थे वो क्या थे, हमारे आर्य लोग इस सभ्यता के निर्माता थे। आर्यों के द्वारा जिस शिक्षा पद्धति का विकास किया गया, यानी कि आर्यों के द्वारा जिस शिक्षा पद्धति का विकास किया गया उसके संबंध में वेदों से पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन भारतीय मूल रूप से आध्यात्मिक तत्वों पर ही क्या है, आधारित है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमको शिक्षा की जानकारी कहां से प्राप्त होती है, वेदों की। सबसे पुराना वेद आपका क्या है, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद देखो, वेदों से पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है
प्राचीन भारतीय शिक्षा मूल रूप से किस पर आधारित है? आध्यात्मिकता पर आधारित है, यानी कि आध्यात्मिक तत्वों का अध्ययन ही शिक्षा पर आधारित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रिलेट कर सकते हैं कि भाई वेद और आध्यात्मिक शिक्षा की बात एक ही कर सकते हैं। तो भारत में से वेद हो गए, पुराण हो गए आपके, उपनिषद हो गए, वेदांग हो गए आपके, इस तरह से। अब हमारे डॉक्टर साहब हैं, यानी कि डॉक्टर अल्टेलकर के अनुसार क्या कहते हैं, तो ऐसे ही आपको एक अच्छा सा आंसर राइटिंग लिखना है और आपको भरपूर मात्रा में पूरे अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। तो देखिएगा ये क्या कहते हैं, हमसे कहते हैं कि भाई मेरी भी बात सुनिएगा, अगर मेरी आप बात नहीं सुनेंगे तो आपकी आंसर राइटिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ से देखिएगा कि वैदिक युग से लेकर, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसको देखिएगा कि वैदिक युग से लेकर अब तक शिक्षा का प्रयोग, अब तक शिक्षा का प्रकाश के स्रोत से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है, और जीवन के विविध क्षेत्रों में हमारा मार्ग आलोकित करता है। यानी कि शिक्षा ही ऐसा क्षेत्र है जो हमको जीवन के सिद्धांतों को समझाता है, जीवन के सिद्धांतों को समझाता है। एजुकेशन पावर है हमारी, ठीक है। तो एजुकेशन क्या है, हमारी पावर है। तो एजुकेशन ही हमारी पावर है, यहाँ से हमको ये प्रदर्शित करता है। अभिप्राय हमारा यही है। तो वैदिक काल से लेकर जो शिक्षा की शुरुआत की गई थी, तो ये बात मोहनजोदड़ो के लोग नहीं मानते थे, आर्य सभ्यता के लोग कहते थे, यानी वैदिक सभ्यता के लोग कहते थे कि शिक्षा की शुरुआत किसने करी, तो शिक्षा की शुरुआत हम ही ने करी है और किसी ने शिक्षा की शुरुआत यहाँ से नहीं की है। उपनयन संस्कार की अगर हम बात करेंगे तो ये हेडिंग आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा और एक पेपर में आप जरूर लिखिएगा, ठीक है, कि उपनयन संस्कार क्या होता है। तो वैदिक कालीन शिक्षा की सर्वप्रथम विशेषता क्या थी, तो वैदिक कालीन शिक्षा की सर्वप्रथम विशेषता थी उपनयन संस्कार। तो ये पॉइंट अगर इस टाइप से आप लिखते हैं तो बेहतरीन प्रश्न आप एक लिख पाएंगे और आपका जितना भी डाउट है वो सब क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। यानी कि कोई परेशानी आपको नहीं होगी कि भैया कैसे, अभी तक कई सारे लोगों ने एसएमएस भी किया है कि मेरा एग्जाम अब अच्छा हो जाएगा बहुत अच्छे तरह से, यानी कि आपकी जो वीडियो रही है वो हेल्पफुल रही है। तो ऐसे ही आपके लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे, आप अब लॉन्ग आंसर के लिए परेशान नहीं होंगे, ठीक है। तो उपनयन संस्कार है, यह वैदिक, या वैदिक, ये याद रखिएगा, वैदिक कालीन शिक्षा की सर्वप्रथम विशेषता क्या है, तो विशेषता क्या है, सर्वप्रथम उपनयन संस्कार है, राइट है यहाँ से। उसके बाद शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार था वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत कौन आते हैं, जैसे आपके ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, आपके शूद्र हो गए, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सब आपके वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ से आते हैं। उपनयन संस्कार से निर्धारित की जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि जब बालक ज्ञान हासिल करने योग्य हो जाए तो उसका सर्वप्रथम उपनयन संस्कार करना चाहिए। इसके बाद जैसे ही उसे ज्ञान हासिल करने हेतु तो पाठशाला भेजा जाना चाहिए। तो प्राचीन समय में जिस बालक का उपनयन संस्कार नहीं होता था उसे मूढ़ श्रेणी में रखा जाता था, मूढ़ श्रेणी में रखा जाता था, जबकि उसकी जाति क्या होती थी, शूद्र होती थी। तो कुछ इस टाइप के पॉइंट हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो उपनयन संस्कार को एक बार फिर से देख लेते हैं कि उपनयन संस्कार जो हमारा होगा वो क्या होगा यहाँ से, ठीक है। देखते हैं हमारा उपनयन संस्कार यहाँ से क्या होगा। तो देखिए वैदिक कालीन शिक्षा की सर्वप्रथम विशेषता क्या थी, उपनयन संस्कार थी हमारी सर्वप्रथम विशेषता, और यह वैदिक शिक्षा का महत्वपूर्ण संस्कार भी था। वर्ण व्यवस्था उप संस्कार से निर्धारित की जाती थी और ऐसा कहा जाता था कि जब बालक क्या होता था, ज्ञान हासिल कर लेता था, ठीक है। जब बालक ने क्या करा, ज्ञान हासिल यहां से कर लिया, ठीक है, तो उसको सर्वप्रथम उपनयन संस्कार कराना चाहिए था, उपनयन संस्कार यहां से कराना चाहिए था। इसके बाद उसे ही ज्ञान हासिल करने हेतु तो पाठशाला भेजा जाना चाहिए था। और प्राचीन समय में जिस बालक का उपनयन संस्कार नहीं होता था उसे मूढ़ श्रेणी में रखा जाता था और उसकी जाति क्या होती थी, शूद्र होती थी। तो वर्ण व्यवस्था जो थी वो 4 भागों में विभाजित थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वर्ण व्यवस्था के ब्रैकेट में हम ऐसे भी कुछ पॉइंट यहाँ से लिख सकते हैं। चलिए, समाज में वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से क्या थी, फैली हुई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम स्थान पर ब्राह्मण थे, देखिएगा प्रथम स्थान पर क्या थे, ब्राह्मण थे, दूसरे स्थान पर क्षत्रिय थे, तीसरे स्थान पर वैश्य थे और चौथे स्थान पर क्या थे, शूद्र थे। तो उपनयन संस्कार में शामिल नहीं होता उसको क्या कहते थे, शूद्र की कहते। इस क्रम में बालक का 8वें साल में उपनयन संस्कार होता था।
हर 8वें साल क्या होता था, उपनयन संस्कार होता था। क्षत्रिय बालक का 11वें साल में होता था, ब्राह्मण का 8वें वर्ष में होता था, क्षत्रिय का 11वें साल में होता था, और वैश्य का किसमें, 15वें साल में होता था। राइट, तो वैश्य का कितने सालों में, तो यहाँ पर 15वें सालों में यहाँ पर होता था आपके। अब देखिए विद्या आरंभ हो गई, अब बच्चा क्या हुआ, पढ़ लिख गया, यानी कि बच्चा क्या हो गया, बड़ा हो गया, यानी कि विद्या क्या हमारी आरंभ हो गई। बच्चे की बात नहीं करेंगे, लोग जो क्या थे, बड़े हो गए। तो बालक देखिए उपनयन संस्कार हो जाने पर गुरुकुल में प्रवेश प्राप्त करता था। तो गुरुकुल में प्रवेश प्राप्त करता था किस संस्कार के बाद, जो उपनयन जो संस्कार था हमारा, उसके बाद। प्रवेश के उपरांत जिस दिन बालक की शिक्षा का आरंभ होता था, उस दिन जो शिक्षा की जाती थी वो क्या, विद्यारंभ किया जाता था उसका। तो डॉक्टर वेद मित्र ने क्या लिखा, यह संस्कार 5 वर्ष की आयु में होता था। अगर 5 वर्ष से ज्यादा की आयु होती थी तो क्या होता था, नहीं, साधारण सब जातियों के बालकों के लिए होता था। ओनली आपके एक मुस्लिम हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, उनके लिए नहीं था, ये सभी के लिए था। जितने भी हमारे यहाँ पर जातियां होती थी सभी के लिए था, लेकिन एज लिमिटेशन थी कितना, 5 वर्ष की आयु में ही होता था। इसके बाद गुरुकुल में प्रवेश भी मिल जाता था व्यक्ति को। यहाँ से देखिएगा कि जो समावर्तन संस्कार है वो क्या करता है, शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत बालकों को समावर्तन संस्कार किया जाता था। उसके बाद ही वे अपने घर जाते थे, क्या करते थे, उसके बाद वो अपने कहा जाते थे, घर पे जाते थे, और समावर्तन शिक्षा गुरुओं के द्वारा संपन्न कराया जाता था। तो समावर्तन का जो अर्थ है वो क्या है, घर लौटना। ठीक है, तो शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत जो बालक घर लौटते थे तो उसको हम क्या कहते हैं, समावर्तन कहते हैं। नोट देखिएगा, ये नोट भी आपके लिए हेडिंग की ही तरह वर्क करेगा, तो आप यहाँ पे नोट भी लिख सकते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, यानी कि एजुकेशन के उद्देश्य की अगर हम यहां से बात करें, अनेक विषयों का साधारण ज्ञान मात्र कराना नहीं होता। यानी कि शिक्षा ऐसा नहीं है कि अनेक विषयों का तुम्हें एक सिंपल सा ज्ञान करा दे, ऐसा कोई एजुकेशन पॉलिसी में नहीं आता, परंतु उसका आदर्श विभिन्न क्षेत्रों में उच्च कोटि के विशेषज्ञ बनाना है। तो शिक्षा क्या करती है, शिक्षा ही हमें उच्च कोटि का विशेषज्ञ बना सकती है। उससे पहले हमको विशेषज्ञ नहीं बन सकते। अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं है तो हमें किसी भी चीज की ज्यादा नॉलेज नहीं हो सकती है। इसी कारण व्यावसायिक शिक्षा में प्रायोगिक शिक्षण पर बल दिया जाता है। तो जो हमारी जो व्यावसायिक जो शिक्षा होती है उसमें किस पर दिया जाता है, यानी कि प्रैक्टिकल चीजों पर क्या कराता है, वर्क किया जाता है। तो इसी को हम कहते हैं आपकी शिक्षा समावर्तन संस्कार कहते हैं। और समावर्तन का मतलब क्या होता है, घर पर लौटना, पूरी तरह से घर पर लौटना आपका होता है। कह रहे हैं डॉक्टर वेद मित्र के अनुसार फिर से आगे कि मनु कथा का कथन है। मनु एक कथा है, उसका कथन क्या है कि शिक्षा के बारे में है कि राज्य और समाज 5 या 8 वर्ष की आयु के पश्चात बालकों और बालिकाओं के लिए शिक्षा को अनिवार्य बना देना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने बच्चों को इस आयु के पश्चात घर पर रखे उसको क्या किया जाना चाहिए, दंड दिया जाना चाहिए। यानी कि 5 या 8 वर्ष के जब बच्चे हो जाए तो उसको शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए। और भारतीय संविधान में आज भी यही किया जाता है, जो हमारे है ना भारतीय संविधान के अंतर्गत आता है। तो उसमें ये कहा गया है 6 से 14 वर्ष के जो व्यक्ति हैं उसको पूरी तरह से बच्चों को क्या करा जाए, पढ़ाया जाए और लिखाया जाए उनको। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे का पॉइंट है शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना है। देखिएगा क्या उद्देश्य है, चरित्र का निर्माण करना है, धार्मिकता तथा आध्यात्मिकता आधारित भावनाओं का विकास करना होता है। ठीक है, भावनाओं का क्या करना होता है, विकास करना होता है। ईश्वर की भक्ति, धार्मिकता की भावना, चरित्र का निर्माण, ये देखिएगा पॉइंट आप लोग, व्यक्तित्व का विकास, नागरिकता आदि, सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुविख्यात जो लोग होते हैं, अभिवृद्धि, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसार हमारा प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को समायोजित करना होता है, यानी कि समायोजित करना होता है। तो शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है, चरित्र का निर्माण करना। यानी कि जितने आप पढ़े लिखे होंगे उतना ही चरित्र आपका अच्छा होगा, कि एक उद्देश्य नहीं। अगर शिक्षा हमें होगी तो हमारा चरित्र क्या होगा, चरित्रहीन नहीं हो सकते हम। एजुकेशन पॉलिसी को हम चरित्रहीन की श्रेणी में नहीं रखते। तो चरित्र का निर्माण करना ही हमारे सबसे अच्छा राइट्स है किसका, एजुकेशन का हमारे।
उसके बाद में अब नारी शक्ति की बात कर लेते हैं। तो नारी शिक्षा क्या है हमारी, तो नारी शिक्षा तो पहले से ही आपकी रही थी, यानी कि हमने बौद्ध कालीन में देखा था और मध्यकालीन में देखा था, लेकिन पहला टॉपिक आज हम देख रहे हैं। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, वैदिक कालीन। कि वैदिक काल में नारी शिक्षा को पर्याप्त महत्व दिया गया था। या देखिएगा कि जो स्त्रियों की शिक्षा थी उसको पर्याप्त महत्व दिया जाता था, किसको, वैदिक काल में। उसके बाद क्या था, वैदिक काल में महिलाओं के लिए विद्याधन को पूर्ण अधिकार था, यानी महिलाओं को पूरी तरह से पढ़ने का अधिकार था। अब माता पिता की बात करेंगे। माता पिता व कुल पुरोहित, पुरोहित मतलब होते हैं जो हमारे पंडित जी वगैरह होते हैं, जो हवन करते हैं घर में और दक्षिणा भी हमसे भरपूर मात्रा में लेते हैं, उनको क्या कहते हैं, पुरोहित कहते हैं। किसी भी चीज का पाठ करने वालों को हम क्या कहते हैं, तो उसको भी हम पुरोहित कहते हैं। पुरोहित लड़कियों को घर पर शिक्षा दिया करते थे, लेकिन यहाँ पर हमें एजुकेशन देते थे, घर पर बैठकर एजुकेशन देते थे। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश से पहले लड़कियां घर पर अध्ययन करती थी, यानी कि जब उनकी शादी हो जाती थी तो उससे पहले वो क्या करती थी, घर पर अध्ययन करती थी। शादी के बाद तो इच्छा पर निर्भर था कि भाई करना है या नहीं करना है। तो ये तो हमारा कुछ पॉइंट ऊपर से थे जो हमने यहाँ से देखे। अब हम देखेंगे कि प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा की आधुनिक शिक्षा के लिए उपयोगिता क्या है, यानी कि अब हम आधुनिक शिक्षा की बात करेंगे और किससे बात करेंगे, प्राचीन शिक्षा से बात करेंगे यहाँ से। तो अब देखिएगा आदर्शवादिता क्या है हमारी। तो आदर्शवादिता को यहाँ से हम देखते हैं कि हमारी जो आदर्शवादिता है वो क्या है हमारी। तो हम वैदिक कालीन शिक्षा की आदर्शवादिता को आधुनिक शिक्षा के एक मूल सिद्धांत के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। और एक पॉइंट बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बने कि आदर्शवादिता क्या है, तो हम मूल शिक्षा के रूप में इसको क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। और जीवन निर्माण हो गया, चरित्र का निर्माण हो गया, सादा भोजन हो गया, उच्च विचार को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में स्थान हम दे सकते हैं। तो महत्वपूर्ण उद्देश्यों में हम यहाँ से स्थान भी दे सकते हैं, किसको, आदर्शवादिता को। तो कुछ इस प्रकार से हम पॉइंट यहाँ से लिखेंगे। और उसके बाद हमारा अनुशासन। तो डिसिप्लिन में तो हमें सब कुछ होना चाहिए। तो डिसिप्लिन हमारे लिए आज भी महत्वपूर्ण है और पहले भी क्या था, महत्वपूर्ण था। तो प्राचीन काल में छात्रों को अनुशासन की भावना और गुरु व शिष्य का मधुर संबंध विश्वविख्यात था। यानी कि देखिएगा कि गुरु और शिष्य का जो संबंध था वो पहले भी विश्वविख्यात था और आज भी क्या है, विख्यात है। आज विश्वविख्यात है क्या, तो विश्वविख्यात आज भी है आपके, ठीक है। आज इन दोनों बातों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। तो देखो यहाँ पे प्रदर्शित भी कर दिया है कि भाई लग रहा है इनको कि तो विख्यात नहीं है, सिर्फ विख्यात बचा है, इसलिए गुरु को भी ध्यान देने की आवश्यकता है और शिष्य को भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि भाई डिसिप्लिन में यहाँ पर रहो। अब अगला क्या है कि शांत वातावरण। तो आपका जितना भी शांत रहेगा वातावरण उतनी ही अच्छी स्टडी हमारी हो सकती है। तो प्राचीन काल की सभी शिक्षा शालाओं नगर के कोलाहल और विकास वातावरण से दूर किसी शांत व स्मरणीय स्थान पर स्थित थी। आधुनिक युग में नगरीकरण के प्रभाव के कारण सभी व्यक्तियों में नगरों में निवास करने की प्रवृत्ति सबल हो गई थी। ऐसी दशा में आज की शिक्षा संस्थाओं को नगरों से पृथक होने की संभावना नहीं है। इस प्रकार का हमारा क्या था, शांत वातावरण था यहाँ से। अब छात्रों के अगर हम सरल जीवन की यहाँ से बात करेंगे तो वैदिक कालीन भारत के छात्र जो थे वो सादा सरल जीवन व्यतीत करते थे और संयमी जीवन व्यतीत करते थे। आधुनिक भारत में उनका जीवन जो था भले ही अनुकरणीय ना हो, लेकिन आज के छात्रों के जीवन में अमूल परिवर्तन हो गया है। तो आज के छात्र कुछ अलग ही टाइप के होते हैं, पहले के छात्र इतने अलग टाइप के नहीं होते थे। शिक्षा का मतलब एजुकेशन, यानी कि जो हमारा नॉलेज है, सदाचार, उचित आचरण, तकनीकी शिक्षा, तकनीकी दक्षता, विद्यालय आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण और तकनीकी दक्षता विद्या प्राप्ति के लिए संविष्ट की गई है। ओके, यहां से शिक्षा समाज की पीढ़ी द्वारा अपने निचली पीढ़ी को अपने ज्ञान के हस्तांतरण का प्रयास है। इस विचार को शिक्षा के संस्थान के रूप में काम करती है। तो ये भी हमारे शिक्षा के संस्थान के रूप में कार्य करती है। तो अगर इस प्रश्न में अगर आपको कोई डाउट नजर आता है या आपको लगता है कि मैं नहीं लिख सकता, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमको बताइएगा कि हमें क्या प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। तो इस तरह से हमने इस भी लॉन्ग प्रश्न को अच्छी तरह से यहाँ से देख लिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और दोबारा हम फिर से मिलेंगे नए आंसर के साथ में। तो देखना ना भूलें आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को, और वीडियो पर क्या कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, जिससे क्या हो, जितने भी बच्चों का आज की डेट में पेपर हमारा बनता है, तो जिसका पेपर आपके लिए आ रहा है, तो उन सभी के लिए क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा और आप अच्छे नंबरों से पास हो पाएंगे, जिससे हमें आगे जो भी हमारी वैकेंसी होंगी उसमें अगर हमारी मार्किंग अच्छी होती है तो हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा यहाँ से, और हम कुछ लिख भी पाएंगे। जो हमारे अंदर डर था बच्चों के कमेंट से कि सर जो हमारे अंदर डर आ रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज भी किए हैं कि सर जो हमारे अंदर यहाँ पे डर आ रहा है, तो वो डर आपने बिल्कुल दूर कर दिया है हमारे लिए वीडियो बनाकर। तो बिल्कुल आपके लिए हम ऐसे ही रखेंगे। तो हमने यूनिट फर्स्ट जो था हमने उसको पूरी तरह से क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम